हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी में हमने प्रीवियस लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट किया था। तो फंडामेंटल राइट्स में हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 हम पढ़ चुके थे। तो आर्टिकल 12 में हमने डेफिनेशन देखी थी स्टेट की, और आर्टिकल 13 में हमने डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू देखा था। तो आज हम आर्टिकल 14, 15 और 16 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14 से। तो फंडामेंटल राइट जो बेसिकली हैं हमारे आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं। तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक क्या है, हमारा राइट टू इक्वलिटी है, यानी कि सबको समानता का अधिकार है यहाँ पे, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। तो राइट टू इक्वलिटी में क्या है, आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, यानी कि लॉ के सामने सभी इक्वल रहेंगे और सभी को समान प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ की तरफ से। तो ऐसा हमारा आर्टिकल 14 में देखने को मिला है। देन आर्टिकल 15 में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट यहाँ पे लॉ बनाया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट यहाँ पे लॉ बनाया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव यहाँ पे अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 ग्राउंड्स है जिनके आधार पे कोई भी यहाँ पे भेदभाव करना प्रोहिबिट है, यानी कि इन 5 ग्राउंड पे हम कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। देन आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, किसके लिए, इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा आर्टिकल 16 बोलता है। देन आर्टिकल 7 है अनटचेबिलिटी। यहाँ पे क्या है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए यहाँ पे आर्टिकल 17 लाया गया था। देन है हमारा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि कोई भी टाइटल जो है हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं खुद से। पहले क्या हुआ करता था, आज़ादी से पहले राजा महाराजा इस तरह के जो टाइटल थे जो लोग अडॉप्ट किया करते थे, वो क्या है आर्टिकल 18 के थ्रू उनको अबॉलिश कर दिया गया है। अब कोई भी टाइटल कोई भी व्यक्ति अडॉप्ट नहीं कर सकता है। देन आर्टिकल 16 में क्या है, एक्सेप्शंस भी है। यहाँ पे क्या है, बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या है, स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं अपॉर्चुनिटी में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी में, यानी कि रोज़गार में इनको क्या है कुछ बेनिफिट दिए गए हैं शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल ट्राइब्स को, जो कि मेंशन किया गया है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में। तो ये हम क्या है आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 14 से। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 14 देखते हैं, जो कहता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी इंडिया की टेरिटरी के अंडर स्टेट जो है किसी भी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर लॉ डिनाई नहीं कर सकता है देने से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को भी डिनाई नहीं कर सकता है देने से, यानी कि हर व्यक्ति लॉ के सामने इक्वल रहेगा, सभी को समान हक मिलेगा लॉ के सामने और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, इस आर्टिकल में आर्टिकल 14 में यहाँ एक वर्ड आया है पर्सन, जो डिनोट करता है लीगल पर्सन्स को। ठीक है, लीगल पर्सन्स कौन होते हैं, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं, कंपनीज होती हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ होती हैं, या फिर और लीगल जो पर्सन्स होते हैं वो होते हैं लीगल पर्सन्स, जिनको मेंशन किया गया है यहाँ पे आर्टिकल 14 में। लीगल पर्सन्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। देन यहाँ पे जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट था, ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम ब्रिटिश से अडॉप्ट किया हमने, ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, और जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कॉन्सेप्ट है वो
यूएसए का कॉन्सेप्ट है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ जो लॉ है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, इसको हम एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। और इक्वलिटी बिफोर लॉ को हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देखते हैं। देन यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या होता है, यहाँ पे हर किसी को लॉ के सामने क्या है, इक्वल रखा जाएगा। यहाँ पे ऐसा बोला गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ में। यहाँ पे किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी। देन इसके बाद यहाँ पे कोई भी लॉ होगा, ऑर्डिनरी लॉ होगा, उस लॉ के सामने क्या है, हर एक पर्सन इक्वल रहेगा। हर किसी के लिए क्या है, इक्वल ही वो लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पैसे वाला है तो उसके लिए लॉ अलग होगा या किसी गरीब के लिए लॉ अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ में हर किसी को एक समान लॉ के सामने रखा जाएगा। देन उसके बाद जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। इक्वल किसी भी पर्सन को इक्वल ट्रीट किया जाएगा अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। कोई भी सर्कमस्टेंसेस होगी, इक्वल सर्कमस्टेंसेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सोशली और एजुकेशनली अगर फॉरवर्ड है और कोई बैकवर्ड है सोशली या फिर एजुकेशनली, उन दोनों को एक समान हम लॉ के सामने नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए इसको क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट माना गया है। आर्टिकल 14 में क्या है, रीजनेबल क्लासिफिकेशंस हो सकता है पर्सन्स का, जैसे कि हमारे कंट्री में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है, कई सारी कैटेगरीज हमको देखने को मिलती है, जैसे कि जनरल कैटेगरी, देन ओबीसी, देन एससी एसटी, इस तरह की कैटेगरीज देखने को मिलती है। तो ओबीसी में भी आपने देखा होगा कि वहाँ क्रीमी लेयर होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशंस जो बनाए गए हैं ये क्या है, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए बनाए गए हैं पर्सन्स के, ताकि सभी को क्या है, एक समान हक मिल सके, उनको एक समान अपॉर्चुनिटी मिल सके आगे बढ़ने की। देन उसके बाद रूल ऑफ लॉ के क्या है, 3 एलिमेंट हैं। तो इन 3 एलिमेंट में क्या है, कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ। अगर आप कोई लॉ तोड़ेंगे तभी आपको पनिशमेंट मिलेगा, वरना आप शांतिपूर्वक अपने जीवन को जी सकते हैं। कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है जब तक कि आप कोई भी लॉ को ब्रीच नहीं करेंगे। देन लॉ के सामने आपको इक्वल रखा जाएगा। कोई भी लॉ है तो हर किसी के लिए एक समान लॉ रहेगा। देन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स होना चाहिए, यानी कि कोई भी राइट्स जो हैं, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका जो ओनली सोर्स होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इम्प्लीमेंट करने का जो यहाँ पे दायित्व है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, सुप्रीम कोर्ट का है। देन यहाँ पे बेसिक फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है बाय अमेंडमेंट। ऐसा हमारा एक केस में था, वो क्या था, केस हम आगे पढ़ेंगे, केशवनंद भारती केस में ऐसा बोला गया था कि हमारा जो संविधान है उसका बेसिक फीचर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू। तो बेसिक फीचर में क्या है, मेनली क्या है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी होते हैं आम लोगों के लिए, और पर्सन के अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी लॉ बनाए जाते हैं उनका क्या है, वो यही देख के बनाए जाते हैं कि जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऑल्टर ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, तभी हम क्या है, लॉ कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सरकार लॉ इम्प्लीमेंट कर सकती है। देन उसके बाद क्या है, इक्वलिटी के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे भी। तो एक्सेप्शंस में क्या है, जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या है, इनको क्या है, ये किसी भी कोर्ट के सामने आंसरेबल नहीं है। किसी भी कोर्ट के सामने कोई भी कोर्ट इनको आंसरेबल नहीं ठहरा सकती है फॉर एक्सरसाइज ऑफ हिज परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड ड्यूटी इन हिज ऑफिस। यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने ऑफिस में क्या कर रहे हैं, क्या पावर है उनकी, क्या ड्यूटीज़ हैं, वो उसको लेके कोई भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन कोई भी कोर्ट नहीं उठा सकती है। अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी इम्पीचमेंट या फिर कोई भी लॉ को रजामंदी दी है या फिर गवर्नर ने दी है, और वो लॉ क्या है अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है, तो कोई भी कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता है कि प्रेसिडेंट ने ऐसा लॉ जो पास किया है ये हमको पसंद नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, कोई भी कोर्ट क्या है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को
आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट के सामने ये लोग, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 361। देन आर्टिकल 361A आता है, जहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, उनके अगेंस्ट क्या है, प्रोटेक्शन मिलता है इनको। यानी कि जैसे कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कोई सेशन हो रहा है, उस पार्लियामेंट में क्या है, किसी भी नेता ने किसी के लिए भी कुछ बोल दिया या फिर कुछ भी ऐसा वहाँ पे ऑब्जेक्टेबल बोल दिया कि किसी को पसंद नहीं आया, तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति क्या है, कोर्ट में नहीं जा सकता है ये बोलते हुए कि पार्लियामेंट में इस नेता ने मेरे लिए ऐसा बोला था, क्योंकि पार्लियामेंट में जो की गई प्रोसीडिंग्स होती हैं वो अंडर परव्यू ऑफ कोर्ट के नहीं आती हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 361A। देन इसके बाद क्या है, किसी भी कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है अगर कोई भी MP कुछ बोलता है पार्लियामेंट में या फिर किसी कमेटी में, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 105, या फिर कोई MLA बोलता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 194। यानी कि MLA और MP जो होते हैं, अगर ये किसी कमेटी या फिर पार्लियामेंट में जाके कुछ भी बोलते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है या फिर दूसरे नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग हो रही है वहाँ पे जो दूसरे लोगों को नहीं पसंद आ रही है या मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो उस प्रोसीडिंग के अगेंस्ट कोई भी कोर्ट नहीं जा सकता है, कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ नहीं हो सकती है, इनके खिलाफ। देन आर्टिकल 31C आता है, जो एक्सेप्शनल है किसका, आर्टिकल 14 का, जहाँ पे आर्टिकल 31C को इम्प्लीमेंट किया जाता है वहीं पे क्या है, आर्टिकल 14 गोज आउट, यानी कि आर्टिकल 14 वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, जैसा कि अभी हम देख चुके थे। तो आर्टिकल 31C में क्या होता है, यहाँ पे बोला गया है सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई है आर्टिकल 31C में। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट लाने के लिए कुछ लॉ को सेव किया गया है। तो आर्टिकल 14 वहाँ पे अप्लाई नहीं करता है जहाँ पे आर्टिकल 31C अप्लाई करता है। तो कैसे करता है ये हम आने वाली लेक्चर में देखेंगे। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 15, जो बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी तरह का कोई भी भेदभाव होना यहाँ पे अलाउड नहीं है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ। ये हमारे 5 ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। कोई भी क्या है, रिलीजन के आधार पे, रेस या फिर किसी कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, कौन कहाँ रह रहा है, कौन किस कास्ट का है, या फिर कौन क्या रिलीजन फॉलो कर रहा है, वहाँ पे इन सब चीज़ों को देखते हुए कोई भी भेदभाव होना यहाँ पे लाजमी नहीं है आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग। बट यहाँ क्या 3 एक्सेप्शंस भी हैं। 3 एक्सेप्शंस में क्या है, प्रोविजंस हैं कुछ वुमेन और चिल्ड्रन के लिए जो स्टेट बना सकता है, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। जैसे कि यहाँ पे रिजर्वेशन वाला प्रोसेस है, वुमेन्स को लोकल बॉडीज़ में क्या है, रिजर्वेशन दिया जाता है, चिल्ड्रंस को फ्री एजुकेशन दी जाती है, और ये भी हमारे संविधान में मेंशन किया गया है, फ्री एजुकेशन जो चिल्ड्रंस को दी जाती है। देन उसके बाद क्या है, सोशली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या है, प्रोविजंस बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि SC ST के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिजर्वेशन देख सकते हैं। ठीक है, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, वो हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। देन उसके बाद क्या है, स्टेट क्या है, कोई भी प्रोविजन बना सकता है सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, यानी कि SC ST के लिए, रिगार्डिंग एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एडमिशन के लिए कोई भी प्रोविज़न बना सकता है गवर्नमेंट, जो कि सोशली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होती हैं। और ये जो क्लॉज है वो 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 में
लाया गया था, ऐड किया गया था। यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा ये 2005 में लाया गया है। इससे पहले क्या है, राइट टू एजुकेशन आ चुका है हमारा। कमेंट करिए कब आया था ये राइट टू एजुकेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ये पेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है, राइट टू एजुकेशन लाया गया था। उसके बाद क्या है, ये प्रोविज़न लाया गया था 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। दैन उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 को लागू किया था, जहाँ पे क्या है 27% जो कोटा था, रिजर्वेशन था, ओबीसी को दिया गया था सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। जो हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया था। 2006 से ये लागू किया गया था। सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन, यानी कि एडमिशन में रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी को 2006 में। बट क्या है, इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, हेल्ड कर लिया था 2008 में। वैलिडिटी, ये जो अमेंडमेंट एक्ट थी उस पर क्वेश्चन एक खड़ा कर दिया गया था ओबीसी कोटा पे। फिर उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट अप कर दिया तो गवर्नमेंट ने क्या है, ओबीसी में भी एक क्रीमी लेयर बनाई और उस क्रीमी लेयर को क्या है, एक्सक्लूड कर दिया गया इस रिजर्वेशन से। जो यहाँ 27% जो रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी को, उसको क्या है, क्रीमी लेयर को वहाँ से हटा दिया गया। अब क्या है, जो वाकई में सोशली या फिर एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं ओबीसी में, उनको ही कोटा मिलेगा 27% का, हर किसी को नहीं मिलेगा। जो क्रीमी लेयर है, एक क्राइटेरिया बना दिया गया था, उस क्राइटेरिया के ऊपर क्या है, क्रीमी लेयर हो गया था और उसके नीचे सारे नॉर्मल ओबीसी। तो ओबीसी को क्या है, कोटा मिलेगा 27%, क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा। देन उसके बाद क्या है, आर्टिकल 16 आता है। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर किसी को एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में क्या है, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। यहाँ पे भी क्या है, एक एक्सेप्शन दिया गया है, कोई भी बैकवर्ड क्लास है उसके लिए, उसके फेवर में कोई भी अपॉइंटमेंट लाई जा सकती है, रिजर्व की जा सकती है, कोई भी पोस्ट रिजर्व की जा सकती है। यानी कि अगर कोई वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसी में क्या है, कोई भी पोस्ट, कुछ पोस्ट जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व की जा सकती है। ऐसा यहाँ पे आर्टिकल 16 का एक्सेप्शन है। देन एक पर्टिकुलर रिलीजन है, उस पर्टिकुलर रिलीजन में क्या है, कोई भी एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया जा सकता है पर्टिकुलर रिलीजन से। यानी कि कोई अगर धर्म है, तो जैसे कि हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म में क्या है, मंदिर होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे महंत जो होते हैं उनके लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया दिया जाता है। उस क्राइटेरिया को जो फुलफिल करता है उसी को वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। महंत हुए और बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं, तो वहाँ पे वो रिजर्व होती हैं वो सीट्स कुछ पर्टिकुलर क्लास के लिए, कुछ पर्टिकुलर वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं। और ये क्या है, आर्टिकल 16 का एक्सेप्शन है। देन आर्टिकल 16 में ही क्या है, एक मंडल कमीशन के थ्रू हम यहाँ पे देख सकते हैं। मंडल कमीशन आया था 1979 में आया था, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट लाई थी इसको, और इसकी जो रिपोर्ट थी वो 1980 में सबमिट कर दी गई थी। बट क्या है, 10 साल बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1990 में। 1990 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। बीपी मंडल इसके चेयरमैन थे। तो यहाँ पे बीपी मंडल जो थे उन्होंने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन यहाँ पे अपॉइंट की थी और यहाँ पे आर्टिकल 340 को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया गया था सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए हम कैसे उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं। वो मेजर्स यहाँ पे उनके एडवांसमेंट के लिए, मेजर्स लाने के लिए सजेशन किए गए थे। देन आर्टिकल 340 क्या था, इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो ये हमारा आर्टिकल 340 है जो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। देन मंडल कमीशन में क्या है, एक रिकमेंडेशन थी 27% रिजर्वेशन की पब्लिक सेक्टर में। ये हमको मंडल कमीशन से देखने को मिला था। तो आज के लिए इतना ही। आर्टिकल 14, 15 और 16 हमने देख लिया है। देन
मंडल कमीशन जो है ये हम आने वाले लेक्चर में अलग से एक क्लास में देख लेंगे डिटेल में। तो आर्टिकल 14, 15, 16 आज हम पढ़ चुके हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 17 और 18 को पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।